नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनुअंकन के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुअंकन क्या है? तो आपको ये जानकारी होगी कि जब शुरुआत में मैंने पाठ्यक्रम के बारे में आपको समझाया था, तो उसमें ये बताया गया था कि आपके दो पेपर हैं, यानी कि प्रश्न पत्र हैं। एक है सैद्धांतिक और दूसरा प्रायोगिक। प्रायोगिक जो पेपर है उसके भी दो भाग हैं। एक जिसमें आप अंकन करेंगे, जिसे हम स्टिल लाइफ कहते हैं। स्टिल लाइफ में का मतलब है जो सामने ऑब्जेक्ट्स या वस्तुएं रखी जाएगी उसका छाया प्रकाश के साथ हूबहू उसी तरह से अंकन करना, रंग के साथ। और जब ब्लैक एंड वाइट करते हैं तो शेडिंग के साथ छाया प्रकाश को दर्शाते हुए वैसा का वैसा प्रदर्शित हो, प्रतीत हो, ऐसा अंकन आपको करना है। दैट इज़ स्टिल लाइफ। उसी पेपर का जो बी पार्ट है वो है अनुरंकन या रेंडरिंग। अब आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसी रेंडरिंग का अध्ययन कर रहे हैं। रेंडरिंग आपको प्रैक्टिकल दूसरे प्रश्न पत्र में प्रायोगिक रूप से कलर्स के साथ शीट पे बनाना है। परंतु आज का जो व्याख्यान है वो ये समझाने के लिए है कि आखिर अनुअंकन है क्या। अनुअंकन को कई सारे विद्यार्थी मिस इंटरप्रेट करते हैं या ढंग से नहीं समझ पाते। उनके अनुसार जब आप अंकन करते हैं, जो स्टिल लाइफ आप बनाते हैं, होता यही है कि जो स्टिल लाइफ आप बना रहे हैं पार्ट ए में, उसी को आपको अनुअंकन में दर्शाना होता है। इसीलिए ए और ए बी पार्ट है। तो जब आप बी पार्ट का निर्माण करते हैं तो ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि जो भी, जैसे जग है तो जग के विभिन्न टुकड़े करके हमें शीट पर प्रदर्शित करके ड्रॉ करना है। जैसे ग्लास है तो ग्लास की इस तरह से स्केचिंग करेंगे कि उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। या जग है तो जग को इस तरह से स्केच किया जाएगा कि वो 2 भाग में बट जाता है, 4 भाग में बट जाता है। हाँ, करना इसी तरह से है, लेकिन यह सही समझ नहीं है। तो आज हम इस बात को स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयत्न करते हैं और आपको ये सीखना है कि सही तरीके से अनुरंकन क्या चीज़ है, रेंडरिंग वाकई है क्या। जब चित्रकार किसी वस्तु रूप का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से उस रूपाकृति को उसके वास्तविक दृश्य रूप अनुसार ठोस दिखाने के उद्देश्य से करता है तो अंकन होता है। परंतु जब अंकन में से रूप को ठोस दिखाने का ध्येय गौण कर चित्रण माध्यम के अनुसार परिवर्तित एवं साधारणीकृत रूप मात्र संयोजन दृष्टि से अंकित किया जाए तो यह अनुरंकन या रेंडरिंग कहलाता है। आप इसे सहज ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम स्टिल लाइफ का अंकन करते हैं, जिसे कि हम अंकन कहते हैं, तो हम उसका उभार, उसकी गहराई, अर्थात उसके जो त्रिआयामी या 3D गुण हैं उनको प्रदर्शित करते हुए उसका अंकन करते हैं। जबकि उसी रूप को, उसी कंपोजिशन को जब हम रेंडरिंग के रूप में ड्रॉ करते हैं, अनुअंकन करते हैं, तो उसके 3D रूप को हम या त्रिआयामी रूप को हम द्विआयामी बदल देते हैं। यह है अनुरंकन की बहुत बेसिक और स्पष्ट और सीधी परिभाषा हो सकती है। अनुरंकित रूप की विशेषता उस माध्यम का सफल तकनीकी प्रयोग होता है जिससे रूपांकन हुआ हो। यहाँ रूपाकृति गौण हो जाती है। अनुरंकन में नंदितिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, अर्थात उसको और ज़्यादा डेकोरेटिव बनाने के लिए प्रमाण परिवर्तन तथा पुनर्संयोजन का सहारा भी लिया जा सकता है। अर्थात
कोई जग सामने जब आपने अंकन किया, स्टिल लाइफ का जब हूबहू निर्माण किया, जिसको आप 3D अंकन कहते हैं, तब आपने हूबहू जैसा उसका अनुपात है जो ग्लास के साथ रखा है या एप्पल भी साथ में रखी हुई है, तो हम एप्पल छोटी बनाएंगे, ग्लास जग की तुलना में थोड़ा सा छोटा बनेगा और जग बड़ा बनेगा। लेकिन जब आप अनुरंकन करने लगते हैं तो इस अनुपात में आप फेरबदल कर सकते हैं। आप एप्पल बड़ी भी बना सकते हैं, आप ग्लास बहुत छोटा भी बना सकते हैं और जग मिडिल साइज़ का भी बना सकते हैं, या किसी भी साइज़ को किसी भी साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ रूपाकृति गौण हो जाती है, और इसे समझने के लिए इसे अनुप्रेरित अंकन कहें तो अनुचित नहीं होगा। अतः माध्यम से अनुप्रेरित, पोज से अनुप्रेरित, वर्ण से अनुप्रेरित, रेखा से अनुप्रेरित अंकन अनुरंकन कहे जाएंगे, जिनमें क्रमशः चित्रण माध्यम, पोत, वर्ण व रेखा की प्रधानता रहेगी। अन्य तत्व जिनमें वस्तु आकृति का त्रिआयामी रूप भी सम्मिलित है गौण हो जाएंगे। इसी कारण एक ही वस्तु रूप का पेस्टल कलर्स आप जानते हैं, तो पेस्टल अनुरंकन, तेल अनुरंकन जिसको ऑयल कलर के साथ अनुरंकन कह सकते हैं, ग्राफिक अनुरंकन तथा कोलाज अनुरंकन अलग अलग नंदितिक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अनुरंकित रूप की विशेषता उस माध्यम का सफल तकनीकी प्रयोग होता है जिससे अनुरंकन हुआ हो। द्विआयामी अनुरंकन में आगे हम बढ़ते हैं। त्रिआयामी रूप को द्विआयामी चित्रभूमि पर अंकित करने में जितनी असुविधा होती है तथा जो कमियां रह जाती है, उन पर यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाए तो निराशा ही हाथ लगती है। चित्र द्विआयामी रूप होता है और उसमें समस्त बुद्धि और साधनों का प्रयोग करके भी वास्तविकता का केवल भ्रम ही उत्पन्न हो सकता है। वस्तु आकृति के रूप का बंधन चित्रकार को इस भ्रामक स्थिति से ऊपर नहीं उठने देता। सृजन प्रक्रिया का यदि विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होगा कि वस्तु आकृति का महत्व इस प्रक्रिया में केवल प्रेरणा का है। सृजन एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, परंतु इसका प्रारंभ वास्तविक प्रेरक तत्व से होता है। वस्तु अथवा वस्तु समूह को जैसे ही चित्रकार देखता है, उसके मस्तिष्क पर उसका संपूर्ण प्रभाव अंकित हो जाता है। इस प्रभाव में कभी वस्तु की आकृति, कभी पूर्ण और कभी तान योजना बलवान होती है। कैमरे के विरुद्ध कलाकार की आंख छोटी छोटी बातों को छोड़कर वस्तु के मुख्य आकर्षण को पकड़ती है। जब चित्रकार उसका और अध्ययन करता है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न करने वाले तत्व भी उसे मिल जाते हैं। अब उसके पास सृजन की प्रेरणा भी होती है और आधार भी। परंतु प्रश्न यह होता है कि वह चित्रित क्या करे। जब भी चित्रकार वस्तु आकृति का रेखांकन आरंभ करता है और उसकी पेंसिल कागज पर अथवा तूलिका कैनवास पर घूमती है, तो यह क्रिया स्वयं एक आकर्षण बन जाती है और एक घुमाव के बाद दूसरा घुमाव, एक रेखा के बाद दूसरी रेखा खींचती है। इस प्रकार जो आकृति बनती है उसका वस्तु आकृति से क्या संबंधी हो सकता है। ऐसी स्थिति में दो बातें संभव है। पहला, चित्रकार के मस्तिष्क में यदि वस्तु के त्रिआयामी रूप का पूर्वाग्रह होगा तो चित्राकृति वास्तविकता का भ्रम उत्पन्न करने वाली और बंधी बंधी सी होगी। और दूसरा, यदि चित्रकार सृजनात्मकता से प्रेरित होगा तो चित्राकृति लयात्मक रचना और संतुलन का उदाहरण बनेगी। यहाँ वस्तु का रूप गौण हो जाएगा तथा प्रवाह, प्रमाण, संतुलन और सामंजस्य सर्वोपरि होंगे। अब त्रिआयामी प्रभाव मुक्ति के कुछ सुझाव हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि जब आप रेंडरिंग या अनुरंगन करेंगे तो आपको त्रिआयामी प्रभावों से मुक्ति लेनी होगी।
त्रिआयामी वस्तु रूप का पूर्वाग्रह समाप्त करने के लिए निष्ठा और अभ्यास की आवश्यकता होती है। चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए त्रिआयामी वस्तु चित्रण और द्विआयामी अनुरंकन दोनों ही का अनुभव और अध्ययन करना चाहिए तथा चित्र के तत्वों और सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न प्रयोग करने चाहिए। त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए तत्वों की सचेतन अवहेलना करने के लिए निम्न सुझाव सहायक हो सकते हैं, जिनमें पहला है वस्तु समूह की प्रत्येक रूपाकृति का अलग अलग रेखांकन कर उसका स्थानीय रंग भर देना तथा उन आकृतियों को कैंची अथवा तेज चाकू से बाह्य सीमा के साथ साथ काट लिए जाएं। आप करके देखिए। दूसरा है चित्रभूमि को तल विभाजन के नियमों द्वारा उपयुक्त भागों में बांटकर उनमें पृष्ठभूमि और अग्रभूमि के रंग भर दिए जाएं। ये भी एक तरीका हो सकता है। तीसरा है वस्तु रूपाकृतियों को अब चित्रभूमि पर संजोया जाए। संजोने का क्रम सम्मुख रखें। वस्तु समूह से भिन्न भी हो सकता है और आकृतियों के अलग अलग कटी होने के कारण संयोजन के अनेक प्रयोग करना संभव हो सकेगा। फिर चौथा है आकृतियों को संजोने के पश्चात मध्यवर्ती रेखाओं और वर्णों से चित्र को पूर्ण कर दिया जाए। इस प्रकार यदि हम विभिन्न वस्तुओं को काटकर अध्ययन करें तो इस क्षेत्र में नया अनुभव प्राप्त होगा। जैसे सेब या केले आदि का कुछ हिस्सा खाकर शेष भाग चित्रित किया जा सकता है। संतरा बिना छीले बनाएं तथा फिर उसे छीलकर चित्रित करें। इस प्रकार संतरा ताज़ा बनाएं तथा वहीं उसी संतरे को सूख जाने पर बनाएं। हरी पत्ती का अंकन करें तथा उसे सूख जाने पर फिर से अंकित करें। तो संक्षिप्त में द्विआयामी अनुरंकन के लिए ये कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना श्रेष्ठ होता है। पहला है जिनसे हम बचें तो बेहतर होगा। ए ज्यामितीय क्षयवृद्धि, बी वातावरणीय क्षयवृद्धि, सी छाया प्रकाश, डी स्वाभाविकता, ई चित्रतल पर वास्तविक स्थिति। और इनका प्रयोग किया जाए। ए रूप व रंग का साधारणीकरण, बी आकृति का स्वतंत्र अभिव्यंजन, सी स्वतंत्र वर्ण संगति अर्थात वास्तविक रंगों के स्थान पर चित्रोपयुक्त रंगों का प्रयोग। अर्थात इन तीनों चीज़ों का प्रयोग आप रेंडरिंग में अगर करते हैं तो आप एक बेहतरीन अनुरंगन का निर्माण कर सकेंगे। तो आज हमने पढ़ा इस प्रकार अनुरंगन के बारे में, रेंडरिंग के बारे में। आप इसे सुनते रहिए, समझते रहिए और जानते रहिए कला के बारे में। धन्यवाद।